वेलकम एवरीवन, वेलकम टू मास्टर माइंड क्लासेस। और यहाँ पर हम अपने 9th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करते हैं आगे। हमने क्योंकि इसमें परिमेय संख्याएं निकालनी अभी तक सीखी थी और मैंने आपको ना लास्ट वीडियो में फ्लो चार्ट भी बनाना सिखाया थी, कौन से नंबर किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं या किस चीज़ कैसे हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हमने जो रियल नंबर्स थे हमारे, मैंने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताया था कि हमारे जो रियल नंबर्स हैं वो दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि जितने भी हम अपने नंबर लाइन पर जो नंबर्स हैं वो शो करते हैं अपने मैथ्स में, उन्हें हम सबको रियल नंबर बोलते हैं। उसको हम दो तरीके से डिवाइड करके बताया था मैंने। एक होता है हमारा रेशनल, और इसके बारे में हम काफी पढ़ चुके हैं और आई थिंक अब इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैंने आपको रेशनल नंबर्स भी निकालने सिखाए हैं। दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम कैसे और किस मेथड, दो मेथड्स के थ्रू बताया था मैंने। आज मैं आपको ना इसका छोटा सा ट्रिक, जो कहते हैं ट्रिक नहीं, मतलब होगा ये पूरा प्रोसेस है, बस टाइम कैसे कम लगाए क्वेश्चन करने में ये बता दूंगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप उस चीज से बहुत इजीली समझ जाओगे इस चीज को। और नेक्स्ट था हमारा इरेशनल नंबर। अगर आपको याद हो तो मैंने इसको ऐसे डिवाइड करके आपको बताया था इरेशनल नंबर्स। तो आज हम जो इम्पोर्टेंट हमारा रहने वाला है वो पूरा हमारा टॉपिक रहने वाला है इरेशनल नंबर्स का। इसकी डेफिनेशन ये थी कि हम पी बाई क्यू के रूप में अपनी संख्याओं को लिखते हैं, और इसकी डेफिनेशन ये है कि वो नंबर्स आते हैं इसके अंदर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रेशो में नहीं लिख पाते, वो हमारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अभी बता देती हूँ कि कैसे हम रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि कैसे हम रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड्स। एक क्वेश्चन है ये हमारा, जैसे 1.1 में ही था और मैंने आपको वो पूरे प्रोसेस से बताया था क्वेश्चन। लाइक अगर ये क्वेश्चन है, अगर फाइंड आउट द रेशनल नंबर बिटवीन 3/6 एंड 3/6 हो गया एंड 2/5। आप इसके बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करो, 5 या 6 जो भी है। तो विद इन अ सेकेंड आपको इसको कैसे कर सकते हो, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, इससे मल्टीप्लाई करो। देखो 2 मिनट में कैसे कर सकते हैं इसको। 15/30 एंड 12/30। अब आपको कितने बनाने हैं इसके, अगर आपको 5 फाइंड आउट करनी, 6 से मल्टीप्लाई करो। 15 6 90 एंड 180 एंड 72, और फिर 6 से इसकी मल्टीप्लाई करके 180 आ गए। अब इसके बीच में आप कितने भी नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। 72 के बाद क्योंकि ये छोटी दिख रही है ना आपको, 72 बाय 180, 73, 74, 75, 76, जितने आप चाहो उसे इतना कर सकते हो। और इसके लिए मुझे ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं पड़ी, मैं यहाँ पे भी निकाल सकती थी। ये देखो डायरेक्ट अगर मैंने मल्टीप्लाई की तो इसके बीच में 3 ही निकलेंगी, तो मैंने और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालनी। तो ये टाइम कम करने के लिए था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। अगर आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी आती है ना, आपको इसके लिए बस सिर्फ क्या, टेबल याद करो, काम हो जाएगा। तो बस ये था इसका कि हम इसे फटाफट से कैसे निकालें। ठीक है, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है हमारा इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं। और हाँ एक बात और फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जो मैंने 1.1 कराई थी उसमें मैंने जो स्टेटमेंट्स बताई थी कि ट्रू एंड फॉल्स वाली, उसमें मेरे से एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। मैंने वो बाद में नोटिस करी, मैंने क्या लिख दिया ये, जबकि होता है ये फॉल्स। तो ये छोटी सी मिस्टेक हो जाती है बोर्ड पे लिखते वक्त, कैमरे के सामने जो वैसे बोलते हैं तो ये हो जाती है। ये बात मैंने बाद में नोटिस की थी। ठीक है, तो इसको कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब ये क्या होती हैं,
अगर इसकी नॉर्मल डेफिनेशन बताई जाए तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं नंबर लाइन पर, इसे जरूर लिखते हैं कि संख्या रेखा पर वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, रूप में नहीं लिख सकते। जिस तरीके से परिमेय संख्याओं को लेकर या इंटीजर्स को लिया, होल नंबर्स को लिया, नेचुरल नंबर्स को लिया, वो सब हमारे रेशनल नंबर्स में आते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें हम सबको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख देते थे, पर इनको नहीं लिख सकते। ऐसे कौन कौन से नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नहीं लिख सकते हैं नंबर लाइन पर? तो ऐसे कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे कि एग्जाम्पल √2, √5, √7। आपको इसमें एक बात दिखाई दे रही है इस वाले पैटर्न में, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जब हम इंटीजर्स ये क्या कहते हैं हमारे नंबर्स लेते हैं और इन पे स्क्वायर रूट के साथ इनको लिखते हैं, जैसे मान लो अगर मैं अगर ये लिखूं √4, जो √4 है ये हमारा इरेशनल नंबर्स में आएगा नहीं, क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखो √4 को मैं ऐसे लिखती हूँ 2 × 2। इसमें इस चीज को करने के लिए हमें पता है ये 2 है तो इसका एक पेयर बन के बाहर आ जाता है। इस तरीके से जो ये √4 होता है हमारा, इसका जो आंसर आता है वो 2, क्योंकि ये जो है √4 इसका प्लस इसका स्क्वायर है, इसे वैसे ये प्लस और माइनस, इसका ये आंसर हो सकता है। क्योंकि अगर हम प्लस का रूट का स्क्वायर करें तो 4 आता है और माइनस के रूट का भी स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा 4 ही आता है। इसके बारे में और आगे भी बात करेंगे कि ये प्लस माइनस कैसा है, ये बस आपको बताने के लिए था। तो इसलिए जो हमारा √4 है वो हमारा इरेशनल नंबर्स में काउंट नहीं होगा। आप √2 निकालो, √2 की वैल्यू कोई होती है, आप पेयर बना सकते हो उसके ऐसे प्राइम नंबर्स को फैक्टर करके, जैसे भी ये निकालने होते नहीं। इसको तो जो हमारे गणितज्ञ रहे हैं, मैथमेटिशियंस रहे हैं, उन्होंने भी प्रूफ कर दिया है कि ये रूट्स वाली जो नंबर, रूट वाले जो स्क्वायर रूट वाले नंबर्स होते हैं हमारे, वो हमारे इरेशनल नंबर्स में काउंट होते हैं। एक नंबर आता है, काफी बार देखने को मिला होगा, पाई, और यूज भी किया होगा आपने इसको क्वेश्चन के सोल्यूशन में। मेंसुरेशन में हम अपने एरियाज निकालने के लिए, वॉल्यूम्स निकालने के लिए हम पाई लेते हैं। अब आप कहोगे मैम इसको तो लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू 22/7। ये 22/7 जो है ये इसकी वैल्यू नहीं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बस एक अनुमान लगा के या एक तरीके से कि मान लो, सिर्फ जो मान लेना होता है, मैथ्स में ना मानते बहुत है, तो पाई की जो वैल्यूज होती है वो इस चीज को मान के करा जाता है ताकि हम वॉल्यूम या एरिया किसी भी चीज का वो इजीली निकाल सकें। ये सिर्फ इसलिए होता है। और हाँ, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो हमारा ये जो पाई है ये हमारा अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर में कंसीडर होता है, बट ये जो हमारा 22/7 है ये हमारा रेशनल नंबर्स में कंसीडर किया जाता है, ये रेशनल नंबर होता है। पाई की वैल्यू हम कहीं कहीं 3.14 भी रखते हैं, है ना, 3.14 भी रखते हैं कहीं कहीं इसकी वैल्यू, तो वो भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसको तो कितना भी डिवाइड करते चले जाओ अभी भी इसकी कोई ऐसी फिक्स वैल्यू निकल कर नहीं आई है पाई की, तो इसको तो हम इरेशनल नंबर में कंसीडर करते हैं। बट हमारा जो 22/7 नंबर है, 22/7 नंबर जो है वो रेशनल नंबर्स में आता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। और कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी होते हैं जिनको अगर हम डिवाइड करें तो हमारा जैसे 0.10 1110 1110 1110 ऐसे करते हुए कुछ नंबर्स आते हैं और चलते ही रहते हैं ना। तो इन डिवाइड में कभी भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आता है,
ना कभी भी जो हमारा क्वेश्चन है वो एक जैसा शो होता है, बस आगे कंटिन्यू ही रहता है। तो ऐसे नंबर्स को भी हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स में कंसीडर करते हैं। और इसके बारे में आपको आगे जो हमारे एक्सरसाइजेज हैं इसमें मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर में, उसमें पता चलेगा कि हम इस चीज को क्यों इरेशनल नंबर्स में कंसीडर करते हैं। हम जो यहाँ पर चलने वाले हैं ना गाइस इस क्लास में हम बिल्कुल ऐसे चलने वाले जैसे हमारे मैथ्स में लिखा हुआ है, एक एक टॉपिक जो लिखा हुआ है, मैं बस उसको और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए मैंने ये क्लासेस शुरू करी कि कैसे समझेंगे। क्योंकि जब मैंने ये पढ़ना शुरू करा था मैथ्स, तो बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन थी ऐसी, तो जो मुझे कंफ्यूजन में लगती तो बहुत छोटी छोटी चीजें थी। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि अपनी क्लास में वो जो कंफ्यूजन होती हैं, मैं ये मानती हूँ कि जो कंफ्यूजन मुझे हुई शायद वो औरों को भी हो, और वो बहुत छोटी सी चीजें थी, तो बस उन्हें को क्लियर करनी होती है चीजें। तो बस इसीलिए क्लासेस शुरू हैं कि और बच्चे को आगे समझ में आए कैसे करते हैं चीजों, कैसे करते हैं मैथ्स में क्वेश्चन के सोल्यूशन। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है मैथ्स में। अगर हम कॉन्सेप्ट के साथ अगर कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे अंदर अलग सा ही कॉन्फिडेंस आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए ये ऐसे होता है। तो इसमें क्या है, आगे क्या करना है, अब हमें इरेशनल नंबर हमने जाने कि जिन्हें हम पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इनके एग्जांपल्स ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनका क्वेश्चन जो है वो लगातार कंटिन्यू चलता ही रहता है, को कभी भी ये डिवाइड करते रहो, कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला होता। और इवन जो क्वेश्चन है वो कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करता कि लाइक अगर अभी एक बार 2 आया, फिर 3 आ गया, और फिर से 2 3 ऐसे आ गया। अगर ऐसे नंबर्स आते तो उनको तो रेशनल नंबर में वो आगे बताऊंगी, लेकिन अभी जो हमारे इरेशनल नंबर्स हैं वो √2, √5, √7, √13, ये ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे इरेशनल नंबर में काउंट होते हैं, ठीक है। और पाई में जो 22/7 है ये रेशनल नंबर होता है। पाई रेशनल है बट 22/7 हमारा इरेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है 22/7, और पाई है हमारा इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ इसमें हम क्या करने वाले हैं आज की क्लास में, तो मैंने आपको ये रेशनल नंबर्स जो हैं इनके बारे में बताया, रेशनल नंबर्स कि हमारे रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं। अब हम इनको ना नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, क्योंकि मैंने सारे नंबर्स आपको नंबर लाइन पे शो करने बताए हैं, तो हम इनको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं ये बताऊंगी, ठीक है। तो हमारा जो नंबर लाइन है उस पे कैसे शो होंगी ये चीजें, तो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन नंबर लाइन पे शो करने से पहले आपने एक थ्योरम सुनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम, जो हम नॉर्मली अपने ट्रायंगल्स में यूज करते हैं। उसमें पाइथागोरस थ्योरम में ये बताया गया था, और ये थ्योरी है उसकी, कि जब भी हम कोई ट्रायंगल लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल होगा, जो ट्रायंगल होगा उसमें 3 साइड्स होती हैं, और कोई भी ले लेते हैं ऐसे नॉर्मल, इट्स ABC। तो इसमें कोई भी एक जो छोटी साइड्स होती हैं, जो बड़ी साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस में कंसीडर करते हैं, और कोई भी जो 2 साइड होती हैं जिस पर जो हमारा ट्रायंगल है वो टिका हुआ है, या कहे कि एकदम ऐसा लगता है कि इसी साइड के ऊपर ही हमारा पूरा ट्रायंगल बना हुआ, उसको हम बेस कंसीडर कर लेते हैं। और ये जो यहाँ पर साइड में अलग रह जाती है एक और ऐसे करके वर्टिकल हमारी जो लाइन है ये, इसको हम परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। तो ये जो हिंदी में अगर मैं इसको बोलूं कर्ण, आधार और लंब, तो जो बड़ी भुजा होती है एक किसी भी त्रिभुज में, बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है, और बाकी जो 2 भुजाएं बचती उन्हें आधार और लंब कहा जाता है। तो इस थ्योरी में क्या था, पाइथागोरस ने ये बताया था कि कोई भी ट्रायंगल हो उसमें हमारा जो कर्ण होता है, जो हाइपोटेनियस होता है, या ये कहा जाए कि एक त्रिभुज की बड़ी भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है, अगर उसका वर्ग करें तो वो जो अन्य 2 भुजाएं हैं उनके स्क्वायर यानी उनके वर्गों के योग के बराबर होता है, ये बताया गया था। लंब
का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, बस इतनी सी, और कुछ नहीं है इसमें। इसमें ये बताया गया था जो हमारी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी वो अन्य जो 2 भुजा बची हैं उस त्रिभुज में उसके वर्गों के योग के बराबर होती है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। या हम फिर इसी तरीके फिर अगर हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना हो तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, पी स्क्वायर बी स्क्वायर इज, ये ऐसे होता है। ये हाइपोटेनियस अगर हमें निकालना हो तो ये एक पाइथागोरस की थ्योरम थी। अब ये क्यों बताई गई है, ये भी इंपॉर्टेंट थी बतानी, क्योंकि हमारी जो इरेशनल नंबर्स हैं उनको अगर मैं नंबर लाइन पे शो करना चाहती हूँ तो इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो अब हम आते हैं सबसे पहले ना √2, सबसे फर्स्ट नंबर √2 ही है जो हमारा रेशनल नंबर है, तो उसी को एक बार शो करना देखते हैं। वैसे सबसे छोटा और इजी हो जाएगा उसको शो करना, बाकी और भी बता दूंगी। तो हम सबसे पहले √2 को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करें, तो जो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, √2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमारे जो √2 क्या कहते हैं साइड आएगी वो कैसे आएगी। मान लो मेरे पास कोई एक स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 यूनिट की साइड है, स्क्वायर है तो ये भी 1 होगी। ओके, अगर ये स्क्वायर है मेरे पास एक, अगर इसकी एक साइड 1 यूनिट में है तो दूसरी साइड भी इसकी 1 यूनिट में ही होगी। ये मैंने बीच में क्यों लिख दिया, यहाँ तो मुझे इसका डायगोनल बनाना है, क्योंकि √2 कैसे आएगा ये भी तो बताना है आपको। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। अगर मुझे इसका डायगोनल फाइंड आउट करना है ये, तो और अगर मैं इसको ये देखूं, और मैंने अभी आपको जो ट्रायंगल बना के बताया था वो ऐसा ही था ना, जिसमें एक परपेंडिकुलर था, एक बेस है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो ये हमारी क्या होगी, देखो अपने आप से फाइंड आउट हो जाएगी। क्या मुझे पता है, ये जो साइड्स हैं, ये डायगोनल इससे बड़ी साइड है, ये इसको हाइपोटेनियस लेके चलते हैं। वैसे भी ना ये स्क्वायर में 90 जो डिग्री होता है, स्क्वायर का जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। 90 एंगल के 90 डिग्री के सामने वाली जो हमारी साइड होती है उसको हाइपोटेनियस ही बोलते हैं। अब क्या हो गया ना कि मैम आपने इसको हाइपोटेनियस क्यों माना, क्योंकि जो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है उसी के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस ही कंसीडर करते हैं जब हमारा एंगल जो हमारा ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो तब। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है। और मैंने अभी आपको वो बताई थी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारी, एक नॉर्मल, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है हमारा वो होता है अदर साइड्स का स्क्वायर। तो ये है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस, इसका स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब मुझे हाइपोटेनियस यानी कर्ण, परपेंडिकुलर भी हमारा 1 इसका स्क्वायर, बेस भी हमारा 1 इसका स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + 1। ये इतना सॉल्व करके मुझे इसलिए बताना पड़ता है, वरना इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि हमारी क्लास 9th है तो हमें जरूरी है कि हर क्वेश्चन का सोल्यूशन हम ये देखें कि उसका बेस क्या है। क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए बेस जरूरी है। ट्रिक से तो अगर आप मान लो ट्रिक से करना चाहते तो हर एक क्वेश्चन के लिए कितने ट्रिक याद करोगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक्स होती हैं। लेकिन अगर आपको उसका बेस पता है ना तो ट्रिक्स आप अपने आप से भी बना सकते हैं। ट्रिक्स क्या है, इट इज जस्ट अ प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आपको अपना क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हमें से कैसे सॉल्व करना। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप अपने से खुद अपनी ट्रिक्स क्रिएट करके आप अपने आप ही अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन बना सकते हो। तो इसमें क्या करना है हमें, h² इज इक्वल टू 1 + 1, h² इज इक्वल टू 1, तो हमारा 1 + 1 इज इक्वल टू 2, और h जो हमारा होगा वो कितना होगा, जब इधर साइड एक चीज और ये नॉर्मल है, छोटी सी है कि इधर साइड जब स्क्वायर होता है और जब हमें इसे इधर
ट्रांसफर करना हो, या फिर अगर पता है इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैथ्स में हम जितने से मल्टीप्लाई करते हैं उतने से डिवाइड करना होता है, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें h की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ h की, तो हमें उसके लिए स्क्वायर हटाना पड़ेगा ना। या तो ट्रांसफर वैल्यू होती है, ट्रांसफर कर दो इस साइड LHS से RHS की तरफ या RHS से LHS की तरफ, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड होते हैं कि कुछ कि स्क्वायर हटाना है तो आप इसको रूट बना दो, दोनों तरफ रूट लगा दो, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, या फिर इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको ये अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर साइड जाके ये स्क्वायर रूट हो जाता है, तो ये होता है h इज इक्वल्स टू √2। तो हमारा ये जो आया है ना h, इसका मतलब ये √2 आया है, यानी हम इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो हम अगर मैं इस चीज को अब नंबर लाइन पे कैसे शो होनी है, ये मैंने यहाँ क्यों बताया, क्योंकि नंबर लाइन पर जो मैं काम करने वाली हूँ ना वो इसी से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। नंबर लाइन जो होगी हमारी वो ये है, वन 2 3 4 सो ऐसे करते हुए, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि 1 और 1 के यूनिट वाला हमारा एक स्क्वायर था। अगर मैं ये डिस्टेंस 1 है, यहां से एक परपेंडिकुलर डालती हूँ वो भी 1 का, 1 यूनिट का हमारा जो होगा, मैं यूनिट क्यों बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं कोई मीटर सेंटीमीटर ये यूज नहीं कर रही हूँ, इसके लिए मैं इसलिए यूनिट बोल रही हूँ, इसको 1 यूनिट, और मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया 1 यूनिट का, ठीक है। तो अगर आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी 1 यूनिट है, हम 1 इसको इसलिए शो करते हैं क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो 1 की होती है, ऐसा नहीं कि इस पॉइंट की वैल्यू 1 होती है, ये डिस्टेंस 1 होती है, इस वजह से ये शो होता है कि ये यहाँ हमने चल दिया। आप कहीं रोड पे चल रहे होते हैं या कहीं ट्रैवलिंग पर जा रहे होते हैं, तो उसके बाद जब आप रोड के बीच में आपने कभी देखा होगा ना 2 किलोमीटर क्रॉस हो गया, मतलब अब इतना रह गया है, तो वो उस डिस्टेंस को ही तो बताता है कि आप पीछे से चलते हुए आए हो, यहाँ तक आपने 2 किलोमीटर कवर करे हैं, तो बस वो यही बताता है कि यहाँ तक आपने 1 यूनिट कवर कर लिया है, यहाँ तक 2 यूनिट्स कवर कर लिए हैं। तो और यहाँ से मैंने फिर से 1 मीटर का एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर इस पे डाला लाइन पे। अब मुझे पता है जब ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, तो अगर मैं इसका 90 डिग्री का एंगल निकाल के ये वाली साइड निकालना चाहूँ तो ये मेरी अपने आप ही √2 होगी ना, क्योंकि मैंने अभी इसको आपको प्रूव करके भी बताया था स्क्वायर में, ठीक है। तो ये हमारी √2 निकल आई, लेकिन ये नंबर लाइन पर ये ऐसे शो नहीं करनी होती, नंबर लाइन पे कहाँ आएगी, ये यहाँ पर कैसे होगी। आप क्या करो, जो क्या कहते हैं यहां से यहां तक कंपास का यूज करा है ना हमने, तो यहां से यहां तक जो हमारी चीजें होती हैं, यहां से यहां तक अपने कंपास को ट्राई करो और फिर यहां से ऐसे एक आर्क लगाना शुरू करो अपने कंपास से, ऐसे कंपास लोगे ऐसे यहां से यहां तक का और ऐसे आर्क लगाना शुरू करोगे यूं, लाइक अब मैं ऐसे आर्क लगाना अगर शुरू करूं तो ये हमारा यहाँ पे कंपास से इतना ओपन करना है कंपास विद पेंसिल, और आपको ऐसे आर्क लगानी शुरू करनी है। और ये एग्जैक्टली यहाँ तो एग्जैक्टली नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ विदाउट कंपास यानी प्रकाश के बिना काम करा है, तो एग्जैक्टली नहीं है ये, लेकिन जब आप कंपास से काम करोगे तो ये एग्जैक्टली √2 का जो ये पॉइंट आएगा, ये हमारा √2 शो होगा हमारी नंबर लाइन पर, ठीक है क्लास फ्रेंड्स। तो ऐसे हम अपने जो इरेशनल नंबर्स हैं उनको शो करते हैं नंबर लाइन पर। ये तो √2 का कॉन्सेप्ट था। अब आगे जब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे तो क्या कहते हैं और भी √5 उसको कैसे करना है वो सिखाऊंगी, और हमारी जो 1.2 होगी वो आगे कंटिन्यू होगी। इसमें 1.2 में क्या कहते हैं, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो 1.2 आपको क्रिस्टल क्लियर है, उसमें थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी करने में उसको। जैसे मैंने 1.1 के काम कराए थे, क्वेश्चंस कराए थे पहले थ्योरी से, ऐसे ही इसको करवाने वाला, तो इसमें सिर्फ इरेशनल नंबर था। 1.2 में भी इरेशनल नंबर ही पूछे हैं सारे। तो बस आज की ये थ्योरी 1.2 के लिए कंप्लीट थी। तो अगर नेक्स्ट क्लास जब होगी हमारी उसमें हम 1.2 अपनी करने की कोशिश करेंगे।
तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, इरेशनल नंबर समझ आ गए हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।